बॉडी बिल्डिंग शो जहाँ पर सैकड़ों और कई बार हजारों एथलीट्स compete करते हैं कुछ जजेस के सामने। क्या आपने कभी सोचा है वो जज डिसाइड कैसे करते हैं कि कौन होगा फर्स्ट कॉल आउट में और कौन बनेगा इन फर्स्ट कॉल आउट्स में से विनर? यही मुझे भी जानना था और इसीलिए मैंने उस आदमी से बात करी जो इन सवालों का जवाब देने के लिए सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड था। वो है खुद IFBB प्रो लीग के जज। और पता किया कि आखिर वो सोचते क्या हैं जब वो एक शो को जज कर रहे होते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, हाउ बॉडी बिल्डिंग शो इज जज्ड। मैं हूं अंकित एंड यू आर वॉचिंग माइंड टू मसल। क्या आपको पता है एक बॉडी बिल्डिंग शो स्टार्ट होने से पहले ही जजिंग स्टार्ट हो चुकी होती है? कैसे? तो शो स्टार्ट होने से पहले हेड जज बाकी सभी जजेस के साथ एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करता है। उस मीटिंग में हेड जज बाकी सभी जजेस को इन्फॉर्म करता है कि वो इस पर्टिकुलर शो में किस लुक के लिए जा रहा है। हेड जज ये कैसे डिसाइड करता है कि वो किस लुक के लिए जा रहा है? इसके लिए हमें जाना पड़ेगा कुछ साल पहले, जब बॉडी बिल्डर्स इतने ह्यूज हो गए थे कि उन्होंने बबल गट्स डेवलप कर लिए थे। और इसको कम करने के लिए 2018 में ये डिसाइड किया गया कि वो एक ह्यूज बॉडी बिल्डर के ऊपर एक एस्थेटिक बॉडी बिल्डर को प्रेफर करेंगे। और तभी शॉन रोडन बने 2018 के मिस्टर ओलंपिया, वो भी फिल हीथ को बीट करके। जब एक डिवीज़न आउट ऑफ कंट्रोल जा रही होती है तो हेड जज या आप बोल सकते हो IFBB एक कंट्रोल मेजर डिसाइड करती है जो कि करंट क्राइटेरिया से ऊपर प्रेफर किया जाएगा। And when the show starts, there is going to be a meeting where, based on the type of competition, the head judge would prioritize what he is looking for. For example, 2 seasons back, all bodybuilders were coming in with bigger guts. So it was decided that bigger guts will be given negative scores, and then the rest of the criterias in the rule book would be checked. Because when the sport goes a little out of control, the control measures are done. So these things are decided up in front before the show, and then these things are implemented. चाहे आप कितने भी मस्कुलर, कितने भी कंडीशन या आपकी पोजिंग कितनी भी अच्छी हो, अगर आप उस कंट्रोल मेजर के अगेंस्ट हो तो आप वो शो नहीं जीतोगे। जजेस ये डिसाइड कर चुके हैं कि वो इस साल किस लुक के लिए जाने वाले हैं, तो अब आगे क्या? तो अब जजेस बैठेंगे पैनल पे, और पैनल पर हमेशा ऑड नंबर में जजेस होते हैं, या तो 5 जजेस होंगे या 7 या 9 और या फिर 11। स्मॉलर शोज़ में 5 या 7 जजेस होते हैं और बिगर शोज़ में 9 या 11। अब तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि इतने सारे जजेस क्यों? सिर्फ एक जज भी तो हो सकता था जैसे बाकी स्पोर्ट्स में होता है, क्योंकि ये एक सब्जेक्टिव स्पोर्ट है। तो हर जजेस का अपना अलग बायस और अपना अलग ओपिनियन होता है। यस, वो भी ह्यूमन है और उनके भी बायस होते हैं। तो हम बायस को ख़त्म कैसे करते हैं? इससे पहले हमें जानना होगा जजेस स्कोर कैसे देते हैं। आपको किसी चीज़ के लिए ना पॉइंट मिलते हैं और ना ही आपके पॉइंट डिडक्ट होते हैं। लोग बोलते हैं कि मैं स्माइल नहीं कर रहा था इसलिए मेरे पॉइंट डिडक्ट हो गए, या फिर मैं ज़्यादा मस्कुलर था इसलिए पॉइंट डिडक्ट हो गए, या फिर मैं पोजिंग ख़राब कर रहा था इसलिए मेरे पॉइंट डिडक्ट हो गए। तो जजेस ने खुद कहा है कि किसी भी चीज़ के लिए आपके पॉइंट डिडक्ट नहीं होते, बस आप जजेस की नज़रों में अपनी प्रेफरेंस खो देते हो। तो अगर आप फर्स्ट कॉल आउट में प्रेफर होने वाले थे तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों की वजह से शायद आप सेकंड या थर्ड कॉल आउट में प्रेफर होगे। You did not get points deducted for dropping your glutes, for being too muscular, for the wrong color suit. We don't have a point system in that way. You lost preference. आपको किसी भी चीज़ के लिए, ना स्माइल करने के लिए, ना पोजिंग करने के लिए, ना कोई पोज जीतने के लिए कोई पॉइंट नहीं मिल रहा होता। आपको स्कोरिंग मिलती है उस बेस पे कि कोई जज आपको किस प्लेस पर देख रहा है। पोजिंग कोई भी विजुअल या स्पेसिफिक स्कोर आपके स्कोरिंग में ऐड नहीं करती, पर अगर आप पोज करना नहीं जानते तो आपका वो पोज जज ही नहीं किया जाएगा। Before we get started in the conversation, let me make one thing clear. Okay? Posing does not carry individual scores, but if you don't know to pose properly, you're not going to score in your poses. That's the importance of posing, but it does not carry any specific scoring.
अगर तुम्हें स्कोरिंग के बारे में ज़्यादा जानना है तो तुम ऑल अबाउट ओलंपिया की ये वाली वीडियो देख सकते हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि आखिर स्कोर कार्ड में प्री जजिंग में ही स्कोर क्यों होते हैं और फाइनल्स में कोई स्कोर क्यों नहीं होते, या कुछ शोज़ में प्री जजिंग में और फाइनल में दोनों में स्कोर्स होते हैं। ओपन बॉडी बिल्डिंग के अलावा सारी डिवीज़न्स में सिर्फ प्री जजिंग को ही जज किया जाता है, फाइनल्स को नहीं। अगर हेड जज को लगता है कि फाइनल्स में कुछ चेंज हो रहा है एथलीट्स में तो वो कंफर्मेशन राउंड करते हैं, और अगर कोई चेंज होता है तब फाइनल्स के स्कोर रिप्लेस कर देते हैं प्री जजिंग के स्कोर में, वरना ज़्यादातर प्री जजिंग के स्कोर्स ही वैलिड होते हैं। ओपन बॉडी बिल्डिंग में ही प्री जजिंग और फाइनल्स दोनों स्कोर किए जाते हैं। मान लो स्टेज पर 5 एथलीट्स खड़े हैं, नीचे भी 5 जजेस हैं पैनल में, सब ने अपने टॉप 5 सेलेक्ट कर लिए हैं, सबके नंबर्स अलग अलग हैं। तो जो एक एथलीट है उसकी प्लेसिंग कैसे डिसाइड होगी? जो वो 5 जजेस हैं उनमें से एक हाई और एक लो को हटा दिया जाएगा और बाकी जो 3 जजेस होंगे वो प्रेफर किए जाएंगे। ऐसे ही अगर 7 जजेस होंगे तो उसमें 2 हाई और 2 लो को हटा दिया जाएगा और बाकी जो 3 जजेस होंगे उनको प्रेफर किया जाएगा। अगर 9 जजेस हैं तो उसमें 3 हाई और 3 लोज को हटाया जाएगा। और अगर 11 है तो यहाँ आती है इंटरेस्टिंग बात, अगर 11 जजेस हैं तो उसमें से तब 3 जजेस जो हाई स्कोरिंग होंगे उन्हें हटाया जाएगा और 3 जो लो स्कोरिंग होंगे उन्हें हटाया जाएगा और 5 को प्रेफर किया जाएगा। तभी जब आप ओलंपिया का स्कोर कार्ड देखोगे तो उसमें जो फर्स्ट आता है उसके 5 पॉइंट होते हैं और बाकी शोज़ में 3 पॉइंट्स होते हैं। जो हेड जज होगा वो हमेशा पैनल के मिडल में बैठा होगा एथलीट्स को कॉल आउट करने के लिए माइक के साथ, और जो बाकी जजेस होंगे वो उसके साइड में होंगे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में। जैसे अगर 5 जजेस हैं तो एक हेड जज बीच में और 2 उसके लेफ़्ट साइड में, 2 उसके राइट साइड में। अब एथलीट्स को स्टेज पर न्यूमेरिकल ऑर्डर में इंडिविजुअल पोजिंग के लिए बुलाया जाता है। तो अब आता है सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या इंडिविजुअल पोजिंग जज की जाती है? तो आंसर इज़ यस और नो भी, क्योंकि जब आप इंडिविजुअल पोज कर रहे होते हो तो आपके पोजिंग जज प्रेफर करते हैं कि स्ट्रेंथ और वीकनेस लिखने के लिए, ताकि वो डिसाइड कर सके कि आप किस कॉल आउट में आओगे। आपको इंडिविजुअल पोजिंग में करना क्या होता है? इंडिविजुअल पोजिंग में आपके कैटेगरी के सारे मैंडेटरीज पोज हिट करने होते हैं। अगर आप मेंस फिजिक के हो तो आपका फ्रंट पोज, आपका बैक पोज। अगर आप ओपन बॉडी बिल्डिंग या 212 बॉडी बिल्डिंग के हो तो आपके 8 मैंडेटरी पोज, और अगर आप क्लासिक फिजिक के हो तो आपके 5 मैंडेटरीज पोज। और अगर आप सोचते हो कि मेरी बैक वीक है और मैं इंडिविजुअल पोजिंग में अपनी बैक नहीं दिखाऊंगा या अपने बैक पोज हिट नहीं करूँगा, तो यू माइट नॉट बी कंसिडर्ड इन द टॉप कॉल आउट्स। और ये मैंने नहीं, खुद IFBB के जज ने कहा है। Now, when it comes to the individual posing, there are different patterns by which shows are conducted. Whatever I am talking to are in relation to the IFBB and NPC. I don't try to comment on any other federation because I am part of this. Okay, so first, individuals are brought in smaller shows. We bring group of people, we ask them to pose, and then we select and proceed. In bigger shows, each individual is given 30 seconds to display his muscle, where he has to display all his muscle. If he's trying to hide his weakness and, like for example, somebody has a weak back, he's posing all front, we might not consider him for the call out because he's hiding. We need to see all the directions of the bodybuilder, all muscles, so that we can see how well developed he is. जब सारे एथलीट्स के इंडिविजुअल पोजिंग रूटीन हो जाते हैं तब इसको न्यूमेरिकल ऑर्डर में लाइन अप में बुलाया जाता है। तब जजेस एक एथलीट को दूसरे एथलीट से कंपेयर करके देखते हैं कि कौन फर्स्ट कॉल आउट डिजर्व करता है और कौन सेकंड। सारे जजेस अपने अपने टॉप 5, टॉप 10 और टॉप 15 लिखकर स्टैटिशियन को दे देते हैं। अब तुम सोचोगे ये स्टैटिशियन क्या होता है? स्टैटिशियन वो होता है जो सारे जजेस के प्लेसिंग्स को मिलाकर उन कॉमन एथलीट्स की लिस्ट हेड जज को देता है जो सारे जजेस की लिस्ट में कॉमन थे। जैसे एक जज की लिस्ट में डिफरेंट टॉप 5 होंगे और दूसरे के लिस्ट में दूसरे टॉप 5, और हो सकता है 5 जजेस के टॉप 5 डिफरेंट हो, पर कुछ एथलीट्स होंगे जो सब में कॉमन होंगे और उन एथलीट्स को मिलाकर फर्स्ट कॉल आउट बुलाया जाता है। तो असल में जो एथलीट्स फर्स्ट कॉल आउट में होते हैं वो सब किसी ना किसी जज के टॉप 5 होते हैं। अब जब स्टैटिशियन उन कॉमन एथलीट्स को अलग करके हेड जज को दे देता है तो हेड जज उन एथलीट्स को कॉल आउट में बुलाते हैं जो कि होता है फर्स्ट कॉल आउट। इसीलिए हम फर्स्ट कॉल आउट में 5 से ज़्यादा एथलीट्स देखते हैं क्योंकि हर जजेस के अलग ओपिनियन होते हैं और अलग टॉप 5। Then we pick out, like usually it's a top 5, but the head judge would pick 8 or 10 or even 12 at times. In smaller shows when the numbers are big,
when like it's entry level bodybuilders and too many people are there, we even pick up 20 and then filter it out to less people. So what are we checking here? How are these people picked up? So initially each judge, if you see, there will be odd number of judges. Each of them will pick their top 5. If they are not able to arrive at 5 clearly, it would be 8 or 7 or 10. Everybody who has been selected by these judges are called in the front. That's why you see when people select top 5 but we have 6 or 7 people in call out, because different judges have different opinions. तो इन सारे जजेस के टॉप 5 अलग अलग होते क्यों हैं? क्योंकि ये पैनल के अलग अलग साइड में बैठे होते हैं और हर एथलीट को अलग एंगल से देख रहे होते हैं। हो सकता है एक जज के लिए तुम विनर हो और दूसरे जज के लिए तुम फर्स्ट कॉल आउट में भी ना हो, और ये चीज़ें मैटर करती हैं उनके व्यूइंग एंगल पे कि वो किस एंगल पे बैठे हैं और तुम्हें देख रहे हैं, उनके पर्सपेक्टिव पे कि उनके लिए उस डिवीज़न का लुक कैसा होना चाहिए, एंड थर्ड उनका अपना ओपिनियन। Left side of the panel will judge a little bit differently than the right side of the panel, and you've got to think about judges' angles, because if you're facing one way, you may be showing yourself in a real positive light, but on the other side, you may not be. You may be showing maybe a weakness. So इस व्यूइंग एंगल वाले पर्सपेक्टिव से बचने के लिए एथलीट क्या कर सकता है? एक एथलीट को चाहिए कि वो हर एंगल से अपने पोजेस और हर साइड से अपने पोजेस प्रैक्टिस करे, क्योंकि हर जज उसे अलग अलग एंगल से देख रहा होता है। एक एथलीट जब पोजिंग प्रैक्टिस करता है तो ऐसे करता है जैसे वो सेंटर स्टेज पे खड़ा हो, पर आप हर शो में सेंटर स्टेज पर खड़े नहीं रहोगे, आप कभी ना कभी साइड में जाओगे, और जब आप साइड में रहोगे तो आपको पता होना चाहिए कि वो बेस्ट एंगल क्या है जिससे मैं अपने पोजेस हिट करूँगा, तो सारे जजेस मेरी बॉडी को एक अच्छे एंगल से देख पाएंगे। और अगर आप सेंटर में हो भी तो आपके सामने कौन होगा? सही का हेड जज। एंड डू यू नो हेड जज डोंट इवन जज इन मोस्ट ऑफ द शोज अंटिल देयर इज़ अ टाई ब्रेकर। अब ये टाई ब्रेकर क्या है ये मैं आगे बताऊंगा। but also in many cases the head judge really doesn't even judge unless maybe there's a tiebreaker that needs to be made or something along those lines. Now I can't say that's for every show you go to, but I know a lot of them are, so you got to keep that in mind too. So the conclusion is practice your pose from each angle and always take feedback from more than one judge, क्योंकि हर जज आपको अलग अलग एंगल से देख रहा होता है और उन सब की फीडबैक्स अलग होंगे हमेशा। एक फन फैक्ट बताऊं, अगर 2 जजेस मैरिड हैं, मतलब वो अगर कपल हैं, तो उन दोनों को सेपरेट कर दिया जाएगा और दोनों अलग अलग एंड पे बैठेंगे ताकि वो अपने बायस शेयर ना कर पाएँ। अब सब जजेस ने अपने टॉप 5 दे दिए, उनमें से कॉमन भी सिलेक्ट हो गए और फर्स्ट कॉल आउट भी स्टेज पर आ गया। अब हेड जज कॉल आउट में एक एथलीट को दूसरे एथलीट से स्विच करवाएगा। क्यों? बाकी का जजिंग पैनल होता है, वो जो फीडबैक देता है जज को, उसके हिसाब से वो एथलीट को एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। कुछ एथलीट्स के सवाल होते हैं कि उन्हें जजेस ने देखा ही नहीं जब वो स्टेज पे पोजिंग कर रहे थे। अगर आपको लगता है कि जज आपको देख ही नहीं रहा था और वो नीचे ही देखे जा रहा था, इन रियलिटी जज आपको देख चुका है और आपकी वीकनेस और आपके स्ट्रेंथ और आपकी प्लेसिंग्स वो एक शीट पे लिख रहा है, ताकि बाद में जब आप फीडबैक लेने आओ तो वो आपको बता सके कि आपको उसने इस प्लेस पे क्यों प्लेस किया। I've heard this. That judge was doodling the whole time. No. We're not doodling. We're making notes to try and help you. अब बात करते हैं कि हेड जज कब स्टेप इन करता है जज करने के लिए। इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, तो मिस्टर ओलंपियाज का, शॉन रोडन वर्सेस फिल हीथ। ये कंपैरिजन मैं बस एक एग्जांपल के लिए कर रहा हूँ, तो इसे ज़्यादा सीरियसली मत लेना। फ्रंट डबल बाइसेप मेरे हिसाब से शॉन रोडन, फ्रंट लेट स्प्रेड शॉन रोडन, साइड चेस्ट फिल हीथ, बैक लेट स्प्रेड फिल हीथ, बैक डबल बाइसेप फिल हीथ, साइड ट्राइसेप शॉन रोडन, एब्स एंड थाई शॉन रोडन, मोस्ट मस्कुलर फिल हीथ। तो अब तुमने देखा कि दोनों एथलीट्स इक्वल अमाउंट ऑफ पोजेस जीत रहे हैं, 4 and 4। अब डिसाइड कैसे होगा कि कौन बनेगा मिस्टर ओलंपिया चैम्पियन और कौन जाएगा सेकंड प्लेस ट्रॉफी के साथ अपने घर? और यहाँ पे हेड जज स्टेप इन करता है। हेड जज का डिसीजन लास्ट डिसीजन होगा और वो डिसाइड करेगा उसी मीटिंग के बिहाफ पे जो कि शो स्टार्ट होने से पहले की गई थी। Now if like the scenario that you say each of them is having equal number of source like poses, then the head judge's decision is final. Okay, so the point of having odd number of judges is to have
all 5 different opinions. If you see, they are placed at different angles so that they are judged in all angles, and we are able to arrive at a solution. So it's not like the head judge is sitting and just calling out the numbers. There is a statistician who will sit and count the number of poses that each has won, who's getting one, like maximum points, and all those things is calculated instantly, and then the placings are decided. 2018 के केस में बबल गट को कंट्रोल करने के लिए जजेस ने डिसाइड करा था कि बबल गट को मार्क डाउन किया जाएगा, और इसीलिए शॉन रोडन को हेड जज ने प्रेफर किया था फिल हीथ के ऊपर। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं। अब तुम लोगों ने एथलीट, कोचेस और फैंस को ये बोलते सुना होगा कि जजेस ने मस्कुलैरिटी को एस्थेटिक के ऊपर प्रेफर किया, या कंडीशनिंग को प्रेफर किया, या स्ट्रक्चर को प्रेफर किया। आखिर हर एक डिवीज़न के हिसाब से जज क्या प्रेफर करते हैं। बात करते हैं ओपन बॉडी बिल्डिंग की। ओपन बॉडी बिल्डिंग में फ्रीक्स आर अवॉर्डेड फर्स्ट, फ्रीक्स विथ स्ट्रक्चर। क्लासिक फिजिक में ब्यूटी इज़ अवॉर्डेड फर्स्ट, ब्यूटी, प्रपोर्शन एंड स्ट्रक्चर। और मेंस फिजिक जो कि इंडिया में सबसे पॉपुलर है, उसमें टाइनी वेस्ट, बेस्ट मिड सेक्शन, गुड फ्लो, वी टेपर। If you look at the basics of decision, muscularity is important. The development of muscles, the separation, the conditioning, everything is important. But always the structure and the presentation of the structure gives beauty. So when we look into the categories, when we go for classic physique, beauty is awarded first, the proportions are awarded first, whereas in bodybuilding, freaks are awarded first, and the structure also has to be maintained. So it's a flavor. Just for example, men's physique is the most confusing, where like people come extremely muscular and expect to win, but the person with the tiniest waist, best midsection, and a good flow towards the shoulder, a V taper, and not looking over muscled. When I say over muscled, it shouldn't be like he doesn't have space to fill, but he should have good aesthetics. Those kind of physiques win. So these kind of rules are clearly mentioned in the rule book. If you get into the website, you'll be able to see all of it, which many athletes fail to read. अगर तुम्हें जानना है कि इंडिया में टॉप 10 क्लासिक फिजिक एथलीट्स कौन है, तो तुम ये वाली वीडियो देख सकते हो। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे स्ट्रॉन्ग, माइंड टू मसल साइनिंग ऑफ।